चलिए, तो आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ पढ़ रहे हैं। इसमें पहला एप्लीकेशन पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए हैं। B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये आया था। आज हम इसका दूसरा एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। तो एक सर्कुलर वायर है मेरे पास। इस सर्कुलर वायर में जब हम करंट देंगे तो उस करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके सेंटर पे कितना होगा, एक्सिस पे कितना होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सेंटर पे, एट द सेंटर। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सबसे पहले ये फाइंड करेंगे। तो एक सर्कुलर कॉइल लिए, मान लो कि ये सर्कुलर कॉइल है और इसमें आई धारा बह रही है। आई धारा कैसे बह रही है? एंटी क्लॉकवाइज में। किस तरफ बह रही है? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। ऐसे चलेगा तो एंटी क्लॉक और ऐसे चलेगा तो क्लॉकवाइज। ये चीज़ आपको पहले से पता है। तो मान लिए कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें आई धारा कैसे बह रही? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो इस आई धारा के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये चीज़ फाइंड करना है। मान लो कि इसका रेडियस जो है वो रेडियस इसका आर है। कितना है रेडियस इसका? आर। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। मान लेते हैं सेंटर ओ है। चलिए, तो जो चीज़ हमने माना है इसको लिख लेते हैं। माना कि एक सर्कुलर कॉइल जिसकी त्रिज्या R है, इस कॉइल में I धारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में I धारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित हो रही है। तब केंद्र पर, सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने जो भी माना है उसको लिख लिए कि मान लिए कि एक कॉइल है जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है, और इस कॉइल में आई धारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बह रही। तो इस धारा के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यही चीज फाइंड करना है। तो हमने बायो सेवर्ट का नियम से हमें फाइंड करना है। तो बायो सेवर्ट ने क्या बोला कि सिर्फ छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो हम भी क्या करते हैं कि इस सर्कुलर कॉइल पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट dl की कल्पना करते हैं। मान लो कि ये छोटा सा करंट एलिमेंट है dl, ये जो है ये dl है, और इस dl के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। रेडियस डिस्टेंस o से dl तक का r ही रहेगा क्योंकि इसकी रेडियस कितना है? r है। तो ये dl के कारण o पर मैग्नेटिक फील्ड बायो सेवर्ट के नियम से फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे सर्कुलर कॉइल पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट dl की कल्पना करते हैं। स्मॉल करंट एलिमेंट dl की कल्पना करते हैं, और इस dl के कारण O पर है ना, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट के नियम से करते हैं, तथा बायो सेवर्ट के नियम से केंद्र पर तीव्रता
केंद्र पर तीव्रता किसके कारण, तो इस dl के कारण केंद्र पर तीव्रता कितना हो जाएगा, तो छोटा सा लंबाई है dl, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई डी एल साइन थीटा। मैग्नीट्यूड यही होता है, ऐसे होता है आई डी एल क्रॉस आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखते हैं थीटा, तो थीटा किसके किसके बीच का कोण होता है, डी एल और आर के बीच। तो ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है ये डी एल है, और ये वाला जो लेंथ है ये आर है। तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, है ना। कुछ इस तरह से कि अगर देखें हम तो ये सर्कल है, ये सर्कल, और सपोज इसमें करंट फ्लो कर रही आई, है ना, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, और यहाँ पे हम मान लिए डीएल है ना। ये वाला सपोज मानो कि यहाँ पे ये पोर्शन जो है डीएल है, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये आर है, ये आर जैसा बिहेव कर रहा है और ये डीएल के जैसा। तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो एंगल हो गया 90 डिग्री। तो चूंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 आई डी एल साइन 90 क्या होता है 1, तो आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये निकला एक स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल के कारण सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल गया, म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर, एक स्मॉल एलिमेंट के कारण। अब सोचो कि ऐसा स्मॉल एलिमेंट एक और होता डीएल, तो फिर यही मैग्नेटिक फील्ड आता म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर। एक डीएल और रहता तो ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड आता। तो अब इस पूरे सर्किल पे कितना डीएल है ये तो पता नहीं, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, इस पूरे सर्किल में फ्लो होने वाली करंट के कारण, पूरे सर्किल के कारण सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो पूरे सर्किल के कारण कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट फील्ड फाइंड हो जाएगा। चलिए, तो पहले आप इतना लिख लीजिए, चलिए इसको मिटाते हैं। अब यहां से आगे चलते हैं। केंद्र पर कुल तीव्रता, तो कुल तीव्रता क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, है ना। इसके लिमिट में डी बी इज इक्वल टू, इधर देखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। डी बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी बराबर, यहां से देखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 आई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आर पूरे सर्किट में, पूरे सर्किल में आर का मान चेंज नहीं हो रहा। यहाँ से देखेंगे तो वही आर, यहाँ से देखेंगे वही आर, यहाँ से देखेंगे वही आर, हर जगह पे सेम है आर का मान। तो आर का मान नहीं चेंज हो रहा, लेकिन डीएल क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो अलग डीएल है, यहाँ देखेंगे तो डीएल का पोजीशन जो है चेंज होते जा रहा है, तो डीएल बदल जाएगा। बाकी म्यू नॉट बाई 4 पहले से कांस्टेंट है आई अपॉन आर स्क्वायर, बच गया डीएल। बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 आई अपॉन आर स्क्वायर। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल होगा। एल मीन्स इस पूरे की लंबाई। डीएल क्या था, एक छोटा सा करंट एलिमेंट था, छोटा सा पोर्शन का लंबाई था, फिर डीएल लेते हैं तो छोटा सा पोर्शन एल आ गया। अब इस पूरे सर्कल का लंबाई, तो पूरे सर्किल की लंबाई क्या होता है, सर्किल की सरकमफ्रेंस होता है, यानी वृत्त की परिधि होती है। तो चूंकि एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 आर। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आर। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई बाई आर स्क्वायर, और एल के जगह क्या रखेंगे, 2 आर। एक आर से एक आर कैंसिल, बाकी 2 से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू क्या बचा, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 आर, ये बच गया। यही है बी बराबर फॉर्मूला। बी बराबर क्या किया, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ये फॉर्मूला बन गया। यानी कि इस पूरे कॉइल में अगर धारा प्रवाहित होती है तो इस धारा के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। पूरे सर्कल में
करंट फ्लो होने के कारण सेंटर पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। चलिए तो ये सेंटर पे निकल गया। अब अगर मान लो कि इस कॉइल में तार के ढेर सारा फेरे हो यानी टर्न्स हो, ठीक है। मान लो कि जैसे एक तार लिए, एक कॉइल लिए, तो कितना आया म्यू नॉट आई बाई 2r। अब इस कॉइल में तार के अनगिनत फेरे हो, जैसे कि 2 फेरे हो सकती है, यानी 2 बार तार लपेटा हुआ, 10 बार लपेटा हुआ, 100 बार लपेटा हुआ। तो अगर तार में कुछ ना कुछ फेरे रहेंगे तब उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मान लें कि तार में n फेरे हो, फेरा मीन्स मतलब लपेटा हुआ, जितना बार क्रोड में लपेटा गया हो, n फेरे हो, तब B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, इसके जगह पे एन आई हो जाएगा। म्यू नॉट यानी एक फेरों में से कितना फील्ड निकल रहा, म्यू नॉट आई बाई 2r, तो n फेरों में से कितना निकलेगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। ये हो जाएगा फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2r। एक फेरों में से म्यू नॉट आई बाई 2r, 2 फेरों में से म्यू नॉट 2i बाई 2r हो जाएगा, है ना। 3 फेरों में से म्यू नॉट 3i बाई 2r हो जाएगा। तो जितने फेरों की संख्या रहेगी उससे हम क्या करेंगे, एक फेरों वाले में मल्टीपल कर देंगे, n2 कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो n फेरे अगर रहेगा तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए इसको अच्छे से उतार लीजिए। ये फॉर्मूला से रिलेटेड या फिर ये फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए 3 कंसेप्ट आपके पास, 3 स्टेप होना चाहिए। पहला स्टेप होता है कि जिस टॉपिक से आप क्वेश्चन कर रहे हैं उस टॉपिक का फॉर्मूला अच्छे तरीक़ा से याद होना चाहिए। दूसरा होता है स्टेप कि कंसेप्ट, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिक्स में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहता है, तो आपको उसका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। और तीसरा स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट और कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भाग जो भी है वो आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कैलकुलेशन में। और साथ ही साथ कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जैसे कि कभी कभी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है, या फिर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम लोग कभी कभी माइक्रो कुलॉम आ गया, मिली कुलॉम आ गया तो उसको कुलॉम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपका अच्छा होना चाहिए। तो पहला स्टेप है कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दूसरा स्टेप है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए उस टॉपिक से, और तीसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ यूनिट या फिर कैलकुलेशन। तो ये तीनों चीज़ आपके पास अगर रहेगा, क्लियर रहेगा, तो आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। तो आज देखते हैं दोनों से क्वेश्चन करके। तो सपोज मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन लेते हैं कि एक कॉइल है मेरे पास, और इस कॉइल में I इज इक्वल टू सपोज 4.8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा, और इसका रेडियस है 0.16 मीटर, और मान लो नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या n इज इक्वल टू 100 है। तो क्वेश्चन है कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। एक कॉइल है जिसमें 4.8 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, और 4.8 एम्पियर करंट फ्लो करने के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये चीज़ फाइंड करना है। हम लोग को पहले से पता है कि करंट कैरिंग कॉइल चारों तरफ क्या है, कौन सा फील्ड बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो चलिए देखते हैं दोनों में से कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है इसके लिए। तो देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या है, फेरों की संख्या दिया हुआ n इज इक्वल टू 100। तो अगर फेरों की संख्या दी रहेगी तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, यानी कि फेरों की संख्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बनाते हैं इसको। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। I इज इक्वल टू 4.8 एम्पियर, रेडियस कितना दिया हुआ, 0.16 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या कितना है, 100 है। तो B इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, 2r लगा दी। म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, n का मान 100 है, I का मान 4.8, 2 और R का मान कितना दिया हुआ, 0.16। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। तो देख रहे हैं 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है, तो 1 पॉइंट से 1 कैंसिल हो जाएगा,
तो ऊपर में एक जीरो आ गया है ना, यानी 10। चलिए 16 तिया 48 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो ऊपर बच गया 2 और 3, 3 दूना 6 पाई × अब देखते हैं 10 टू दी पावर -7, यहाँ पे देख रहे हैं 100 और 10 कितना हो जाएगा, तो 3, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो और यहाँ पे -7, तो -7 + 3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 6 पाई × 10 टू दी पावर -4 टेस्ला, ये आपका आंसर होगी। चलिए इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक सेमी सर्कल है और इसका रेडियस r है। सपोज इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी एट सेंटर। चलिए पहले एक बार अपने से वीडियो को पॉज करके बनाओ और आंसर कमेंट जरूर करें। क्या है, सेमी सर्कल है, I धारा प्रवाहित हो रही, I करंट फ्लो कर रहा और रेडियस कितना है r, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। बनाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर टोटल एक कंप्लीट सर्किल रहेगा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B = μ0I/2r। कंप्लीट सर्किल के लिए ये आधा भाग है सर्किल का, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो B = μ0I/2r और इसका आधा हो जाएगा, यानी 2, यानी μ0I 2 × 2 4r। तो B = क्या हो गया, μ0I/4r। चलिए सिंपल है ना, बस क्या करना है, सिर्फ आधा है, सर्किल आधा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप लिख लो। सपोज इसी क्वेश्चन में इसका एक पैर इधर खींच लेते हैं और एक इधर खींच देते हैं। अब ये करंट मान लो यहां से फ्लो कर रहा I, उसके बाद इधर जा रहा, उसके बाद इधर जा रहा। क्वेश्चन फिर से वही है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें। रेडियस r है, क्वेश्चन क्या है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखते हैं, बनाते हैं इसको। अगर अपने से बन जाता है तो एक बार वीडियो पॉज करके अपने से जरूर बनाएं, है ना। हर कुछ बना बनाया हुआ पे ध्यान नहीं देना है, पहले अपने से बनाना है। तो बनाने से पहले क्या करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे कि एक वायर इधर दिख रहा हो, एक वायर इधर दिख रहा हो, या अलग से सर्किल में अलग से कोई वायर लगा हुआ रहे, तो सबसे पहले उसका नाम दे दो। तो इस हिस्सा का नाम यहाँ से यहाँ तक जो है, इस हिस्सा का नाम हम रख देते हैं AB। उसके बाद ये जो कंप्लीट सेमी सर्कल है, इसका नाम रख देते हैं BC और ये वाला भाग का नाम रख देते हैं CD। अब हम लोगों को पूरे तीनों हिस्सा के कारण, वायर का ये भाग और ये भाग, तीनों के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। चलिए तो फाइंड करते हैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पढ़ाया गया होगा पिछले लेक्चर में, सबसे पीछे जब आप स्टार्ट किए थे मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे बताया गया होगा कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो उस वायर के एक्सियल पोजीशन पे, जैसे कि अगर वायर मान लो ये वायर है और इसके कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 हो जाता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि देख रहे हैं तो DL का डायरेक्शन इधर है। यहाँ पे अगर हम एक DL लेंगे तो DL का डायरेक्शन P की तरफ है और R का डायरेक्शन भी P की तरफ है। तो जब DL और R दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो एंगल 0 डिग्री बन जाता है, और जब एंगल 0 डिग्री बनेगा तो साइन 0 का मान 0, और इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, 0। तो ऐसा कंडीशन जब रहे कि वायर में करंट ऐसा फ्लो करना और एक्सियल पोजीशन या तो आगे वाला हिस्सा या तो कहीं उसके एक्सिस पे पीछे वाले हिस्सा में,
अगर यहाँ पे फाइंड करना हो या यहाँ पे फाइंड करना हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब ए बी और सी डी वाले भाग में। तो तार के ए बी वाले भाग में देखते हैं, तो ए बी में करंट फ्लो कर रहा और करंट जो है इस डायरेक्शन में चल रहा और मैग्नेटिक फील्ड भी हमको यहीं पे फाइंड करना है। तो देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन भी यही है, डीएल का डायरेक्शन भी यही है और आर का डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ए बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। अगर सेंटर को O मान ले तो सॉल्यूशन करते हैं, तो तार के भाग ए बी, और जिस तरह से ए बी के कारण 0 होगा वैसे सी डी के कारण भी 0 होगा। देख रहे हैं डीएल का डायरेक्शन इधर और आर का डायरेक्शन इधर, तो एक का डायरेक्शन इधर एक का डायरेक्शन इधर, तो एंगल कितना बन जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो 180 डिग्री तो साइन 180 का मान भी 0 होता है, तो यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0। तो तार के भाग ए बी और सी डी, ए बी तथा सी डी के कारण केंद्र O पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो ए बी और सी डी के कारण क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखते हैं जो सेमी सर्कल BC है, BC के कारण देखते हैं BC के कारण क्या होगा। तो देख रहे हैं BC क्या है, सेमी सर्कल, पिछले क्वेश्चन के जैसा हो गया सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का क्या होता है, B इज इक्वल टू कंप्लीट सर्किल के लिए म्यू नॉट आई बाई 2r। तो सेमी सर्कल है तो इसी का आधा कर देना है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2r इंटू 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4r। हो गया आंसर। सेमी सर्कल में क्या करना है, तो सर्कल का आधा हो गया सेमी सर्कल, तो सर्कल के लिए होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो सेमी सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4r। क्लियर है जी, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए जिससे नहीं बना था एक बार बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कुछ, आई करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, सेमी सर्कल से होते हुए इस तरफ बाहर निकल जाएगी, और क्वेश्चन है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। फिर से क्वेश्चन है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सपोज इसका रेडियस भी r है, रेडियस r, करंट I फ्लो कर रहा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलिए बनाइए एक बार अपने से, वीडियो पॉज करके। सेम क्वेश्चन है, एक सेमी सर्कल है, एक वायर यहाँ से है लगा हुआ, एक वायर यहाँ से समझिए अनंत तक के फैला हुआ है। तो यहाँ से आई करंट इंटर कर रहे, फिर आई करंट इधर से होते हुए इधर से बाहर निकल गई। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देखते हैं कितना होता है। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करते हैं, नाम रखते हैं इसका, इस भाग का नाम AB, इस भाग का नाम BC और इधर वाला भाग का नाम CD। चलिए तो सबसे पहले हम AB, तो देख रहे हैं AB में जो करंट सप्लाई कर रहा और उसके कारण सेंटर जो है एक्सियल पोजीशन में, तो करंट का डायरेक्शन इधर और R का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होने के कारण AB के कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो 0 हो जाएगा। यानी कि तार के AB भाग के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन में है। अब देखते हैं C वाला भाग, और इधर जो है D, मान लो यहाँ पे D है, तो CD जो है एक सेमी इन्फिनिट वायर के जैसा बिहेव कर रहा है।
तो आपको पहले पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया होगा कि सेमी इन्फिनिट वायर में क्या होता था कि एक एंगल 0 डिग्री होता था और एक एंगल 90 डिग्री। तो सेमी इन्फिनिट वायर के कारण फॉर्मूला आया था B = μ0I/4πr, ये फॉर्मूला होता है सेमी इन्फिनिट के कारण। तो CD के कारण निकालते हैं, तार के CD भाग के कारण। तो CD भाग के कारण देखते हैं, तो CD क्या है, तो सेमी इन्फिनिट वायर के जैसा बिहेव कर रहा है। CD क्या है, सेमी इन्फिनिट के जैसा बिहेव कर रहा है। तो B = फॉर्मूला इसका क्या होता है, μ0I/4π और डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो जो इसका रेडियस वह डिस्टेंस होगा 4πr। तो CD के कारण कितना आ गया, μ0I/4πr। इसका डायरेक्शन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे जो डायरेक्शन होगा, तो I का डायरेक्शन इधर है। नियम क्या कहता है, दाएं हाथ का नियम, कि करंट की डायरेक्शन में दाएं हाथ के अंगूठे को रखना है, बाकी चारों उंगली जिधर मुड़ जाएगा वो किसका डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो CD इधर जा रहा और ये हाथ किधर मुड़ जा रहा है, इस तरफ मुड़ रहा। या फिर हम ऐसे देखेंगे, यहाँ पर से एक नॉर्मल लगा दिए, तो नॉर्मल किधर जा रहा है, बाहर। मीन्स CD के कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो किधर बनेगा, बाहर की दिशा में, यानी कि बाहर की ओर, आउटवर्ड। अब लेते हैं BC के कारण, तार के BC भाग के कारण। तो BC जो है सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल वाला अब तक रटा गया होगा, इसको B1 मान लेते हैं, इसको B2 मान लेते हैं। μ0I/2r होता है सर्कल के लिए, लेकिन सेमी सर्कल है तो 2r × 2 कर देंगे तो 4r हो जाएगा, 4r। ये हो गया सेमी सर्कल के कारण। अब सेमी सर्कल का डायरेक्शन देखते हैं किधर जा रहा है, तो देख रहे हैं, तो ऐसे करंट किधर फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है ना। तो इसका भी जब देखेंगे, हाथ ऐसे रखेंगे इस तरह से, ऐसे करके रखते हैं हाथ, देखो करंट इधर आ रहा है, सेंटर पे निकालना है, तो इसमें भी क्या है, आउटवर्ड है, बाहर की ओर है, यानी कि ये भी जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा ये बाहर के डायरेक्शन में बना रहा। तो सेमी सर्कल के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, CD के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है सेंटर पे वो भी आउटवर्ड बन रहा है, तो CD के कारण भी आउटवर्ड और BC के कारण भी आउटवर्ड बन रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, यानी B = B1 + B2। B1 का मान क्या है, μ0I/4πr, μ0I/4πr प्लस B2 का मान क्या है, μ0I/4r, μ0I/4r। तो देख रहे हैं μ0I और 4r कॉमन हो गया, μ0I/4r कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, 1/π, यहाँ क्या बचा 1, तो 1/π + 1 टेस्ला। ये आंसर हो गया D बराबर। समझने में कोई दिक्कत, एक बार अच्छे तरीके से इसको उतार लो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लो ये सेमी सर्कल है और एक वायर इधर है और एक वायर इधर। दोनों इन्फिनिट वायर हैं, सेंटर मान लो रेडियस इसका r रेडियस है, करंट I करंट ऐसे करके फ्लो कर रही है, और इस वायर के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बना करके आप मुझे दिखाइएगा, है ना। या तो आप आंसर कमेंट करें या बना करके कल जब क्वेश्चन करवाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, इसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा, तो वहाँ पर आप अपना रीचेक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब मान लो एक सेक्टर है, सर्कल का एक सेक्टर है और ये थीटा एंगल पे है। मान लो कि ये थीटा एंगल पे है। एंगल थीटा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, रेडियस इसका है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर एक कंप्लीट सर्कल है तो कंप्लीट सर्कल के कारण सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये कंप्लीट सर्कल के लिए होता है सेंटर पे। तो कंप्लीट सर्कल जो है वो टोटल कितना एंगल बनाती है। तो टोटल अगर सर्कल रहेगा तो टोटल कितना एंगल बनेगा 2 पाई, है ना। तो यानी कि 2 पाई कोण बनने पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। ये होता है 2 पाई कोण बनने पर। तो एक बनेगा तो 1 पाई बनेगा तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 2 पाई। ये हो जाएगा। इस तरह से सेक्टर पे कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण पे झुका हुआ है, इसीलिए थीटा कोण पर तो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा थीटा। तो ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग को पहले ये सोचना है कि कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल के कारण कंप्लीट सर्कल कितना एंगल बनाता है 2 पाई। तो 2 पाई कोण बनने पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r कंप्लीट सर्कल में। तो इसलिए 1 पाई में कितना बनेगा तो म्यू नॉट आई बाई 2r और इंटू 2 पाई 1 पाई के लिए। इसलिए थीटा पाई अगर रहेगा तो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 2 पाई इंटू थीटा हो जाएगा। क्या आपका हो गया सोल्यूशन। यही आपका आंसर है। यानी कि कितना एंगल बनेगा, कितना मैग्नेटिक बनेगा तो थीटा सॉरी म्यू नॉट आई थीटा बाई 2r इंटू 2 पाई, या इसको 4 पाई आर लिख सकते हैं नीचे 4 पाई आर म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर। इस तरह से कर सकते हैं। अब जो भी रहे थीटा के जगह पे, जैसे थीटा की जगह पे अगर 60 डिग्री आ गया तो 60 डिग्री में से कितना हो जाएगा पाई बाई 3। तो थीटा की जगह पे क्या रख देना पाई बाई 3 रख देना। यहाँ पे 90 डिग्री आ गया तो थीटा की जगह पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में से कितना पाई यानी पाई बाई 2। तो थीटा की जगह पे क्या रख देना पाई बाई 2 रख देना। इसी तरह से जो भी एंगल रहेगा उसको पाई के टर्म में पहले तोड़ना है और उसके बाद थीटा की जगह पे उसको कोट कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया गया है आप उसका आंसर बना करके कमेंट जरूर करें और अगर कम से कम कोशिश जरूर करें, है ना। आप कमेंट करें या ना करें लेकिन कोशिश जरूर करें। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, इसको आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करें और जो क्वेश्चन आपको अपने से करने के लिए दिया जाता है उसको कोशिश जरूर करें। बने या ना बने वो तो बात की बात है, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। अगर हम कोशिश भी नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता है ना। तो सीखना है तो कोशिश करना है, गलत तो गलत, सही तो सही, लेकिन कोशिश जरूर करना है। तो जो भी आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है अगर आप बना करके कमेंट कर देते तो और अच्छी बात है, मुझे पता लगेगा, इससे अच्छा लगेगा कि है ना कि बहुत सारे बच्चे जो है बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। लेकिन आप अगर कमेंट नहीं भी करते तो आप अपने कॉपी पर ही बनाइए। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें आपको उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। चलिए, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।